हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन ठाकुर और आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनक्रेडिबल वॉयेजर। और ये बेसिकली इसमें हम अपने ट्रैवल ब्लॉग्स डालेंगे। मेरी एक हॉबी रही है शुरू से ही ट्रैवल करना, नई नई जगह पे एक्सप्लोर करना, या फिर अगर कहीं गए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है दोबारा जाना और उसको एक्सप्लोर करना। तो अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, शेयर नहीं करता था, तो दोस्तों ने भी बोला कि आप शेयर किया करो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं और शुरुआत जो हो रही है वो इसी महीने के एक ट्रैवल से शुरुआत हो रही है। और वो था नंबर 1 डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे इंडिया का, लेह लद्दाख। तो अब हम लेह लद्दाख से शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 जून को निकले थे और 12 जून को वापस आए थे। मैं इसके बारे में अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस ट्रैवल को प्लान कैसे करते हैं। तो बाई रोड जाने में और क्या क्या ऑप्शंस है वो सारा हम आपसे शेयर करते हैं। सो नेक्स्ट, जो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट, सबसे अच्छा टाइम क्या है विजिट करने का। तो जो सबसे अच्छा टाइम है वो फिजिबल जो है, जो आप कर सकते हैं, एक्चुअली दिक्कतें बहुत होंगी बट कर सकते हैं, दैट इज मई टू अक्टूबर एवरी ईयर। लेकिन जो सबसे ज्यादा आइडियल है जिसमें आपको जाना चाहिए, चाहे आप बाय रोड जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, डजंट मैटर एट ऑल, जून टू सितंबर, ये बिल्कुल आइडियल होता है। और इसमें भी जून और सितंबर क्यों आइडियल होता है, जून टू सितंबर, वो मैं बताऊंगा। बट मेरा जो फेवरेट है दैट इज जून एंड जुलाई। अब मैं बताता हूँ जून और जुलाई क्यों फेवरेट है सबसे ज्यादा। सो जून में जब जाते हैं तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं वहाँ पे, वाटर बॉडी ज्यादा नहीं मिलते हैं, ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा पिघले नहीं होते हैं, तो पानी नहीं होता है रास्ते में, तो आपको ड्राइव करने में आसानी होती है। और इवन आप अगर बाई एयर जाते हैं और ले पहुंच के वहां से आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नुब्रा वैली है, या फिर आप पेंगोंग लेक जाना चाहते हैं, सो मोरेरी जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। जुलाई में थोड़ी दिक्कतें आती हैं जब ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। तो वाटर बॉडी जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें रास्ते में पानी होता है, उसको पार करना होता है, रोड नहीं होती है, सिर्फ पत्थर पत्थर के रास्ते आपको दिखाई देते हैं, तो उस समय जो है आपको वो ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं जून और जुलाई दोनों महीने में प्रेफर करता हूँ, इस दोनों महीने में से किसी। और खास करके मैं सेंटर ऑफ दीज 2 मंथ पकड़ता हूँ कि जून लास्ट वीक में निकले और जुलाई फर्स्ट वीक में हम पूरा करके ट्रैवल को और वापस आ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कि ट्रैवल ऑप्शंस क्या क्या है। सो ट्रैवल ऑप्शंस जैसा मैंने बताया कि एक तो बाय एयर है, जब आप जा सकते हैं बाय एयर, आप दिल्ली से लेह की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से लेह जा सकते हैं और लेह जाके वहाँ पे आप जो भी जहाँ भी लद्दाख में घूमना चाहें वो घूम सकते हैं और उसके बाद वापस दिल्ली आ सकते हैं बाय एयर। लेकिन जो लोग एडवेंचर लवर्स हैं, जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है, लाइक मी, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और खास करके ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो मेरी हॉबी में सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, ट्रैवलिंग बाई ड्राइविंग, ये मेरा पैशन है। सो बाई रोड अगर जाना चाहते हैं तो उसके 2 ऑप्शंस हैं, प्रेटी सिंपल। एक तो आप भैया मनाली जा सकते हैं या फिर श्रीनगर जा सकते हैं। अब इसमें फर्दर क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप कर सकते हैं इसको। सो जब आप बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो अगर आप जाना चाहते हैं लेह और लद्दाख को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा फ्लाई करते हैं दिल्ली से। दिल्ली आप किसी भी जगह पे रह रहे हो इंडिया में या अब्रॉड, जहाँ भी आ रहे हो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिलती हैं और यहाँ से आपको मॉर्निंग फ्लाइट्स मिलती हैं। ध्यान रखिए, लेह में सिर्फ मॉर्निंग फ्लाइट्स जाती हैं ड्यू टू सम अदर रीजंस, कुछ वेदर के रीजंस हैं इसमें। बट आपको सुबह ही मिलेगा, जितनी भी फ्लाइट मिलेंगी वो 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही मिलेंगे और वापसी की भी फ्लाइट 6 बजे से 10-11 बजे के बीच में ही होती है। तो आप यहाँ से दिल्ली से लेह फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा वहाँ पे मे बी रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अचानक से आप 300 मीटर से या 1000 की फीट पे, मान लीजिए इंडिया में कहीं प्लेन्स पे रह रहे हो, आप सीधे पहुंच जाते हैं 12, 13, 15,000 फीट पे। तो वहां पे आपको एएमएस के सिम्टम दिखने लगते हैं अगर आपने पूरा रिलैक्स नहीं किया। तो बॉडी को ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना होता है। खास करके जब आप बाय एयर जा रहे हैं, वहाँ पे जिस दिन पहुँचते हैं आपने बॉडी को कम से कम हिलाना होता है। इवन उठ के और 1 गिलास पानी अगर आपने लेना है खुद, तो आपको लगेगा जैसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सांस आपको मुंह खोल खोल के लेना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। सो ये सब कुछ अचानक होता है, जैसे एरोप्लेन का वो डोर खुलता है और आपको फील आने लगती है कि ये
वाकई ऑक्सीजन बहुत कम है, लेकिन ब्यूटी इतनी है कि आप देख के उसमें थोड़ा सा रम जाते हैं और एक्लिमेटाइज होने में आपको बड़ी आसानी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फर्स्ट डे आप कुछ नहीं करते, सेकेंड डे में आप मे बी लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, साम वैली जा सकते हैं। जैसे साम वैली की तरफ आप जाते हुए मैग्नेटिक हिल जा सकते हैं, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जा सकते हैं, संगम जा सकते हैं, अलची मॉनेस्ट्री जा सकते हैं जो कि तकरीबन 1000 ईयर ओल्ड मॉनेस्ट्री है और वो यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। ये कारगिल रोड पे पड़ता है, श्रीनगर रोड पे। तो आप वहाँ से डे टूर कर सकते हैं सेकेंड डे। सो जब 2 दिन हो जाता है तो थर्ड डे आप जाते हैं नुब्रा की तरफ और वहाँ से नुब्रा का 1 या 2 दिन का ले सकते हैं आप ट्रिप। नुब्रा में स्टे कर सकते हैं 2 नाइट के लिए। जिस दिन नुब्रा पहुँचते हैं आप डबल हम कैमल की राइड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप तुर्तुक जा सकते हैं। तुर्तुक पहले एक्चुअली पाकिस्तान में हुआ करता था 1971 से पहले, पर इंडिया ने इसको क्लेम बैक किया है 71 की फाइट के बाद। तो 71-72 से तुर्तुक हमारे इंडिया का हिस्सा है। तो उस गांव में भी जाने का एक अलग ही मजा है और रास्ते भी बन ही रहे हैं अभी। अब तो खैर काफ़ी तेज, बहुत ही तेज वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और रोड बना रहे हैं ब्रो वाले BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सिचुएशन पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो वहाँ पे जाके आप तुर्तुक से वापस फिर नुब्रा आके और उसके नेक्स्ट डे आप वहाँ से डायरेक्ट पेंगोंग लेक जा सकते हैं, अगर तो शोक रिवर में ज़्यादा पानी ना हो या फिर रास्ता अगर बिल्कुल ही साफ हो। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एपिसोड्स में। तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप रोड ट्रैवल करते हैं। इवन अगर आप लेह बाय एयर जा रहे हैं तो वहाँ से आप टैक्सी करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि टैक्सी भी कैसे जा रही है और किस किस रास्ते से जा रही है। ओके, उसके बाद आप पेंगोंग लेक से वापस लेह आ सकते हैं और लेह से फिर वाकई लोकल साइट सीइंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद आप वापस दिल्ली नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के और इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने ट्रिप को। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन है रोड ट्रैवल एंड दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में क्या है कि दिल्ली से आप वया मनाली होते हुए लेह पहुंचिए। जब दिल्ली से आप लेह जाते हैं तो बीच में रास्ते में आपको 4 बहुत ही ऊंचे ऊंचे पासेस को पार करने पड़ते हैं। तो दिल्ली से ले जाने का मतलब है कि आपको कम से कम 3 दिन का टाइम मिनिमम लगता है और हमने तो 3.5 दिन या 4 दिन का टाइम लिया था। बिकॉज धीरे धीरे जब आप बढ़ते हैं तो अपने आप को ड्राइविंग के साथ ही एक्लिमेटाइज करते हुए जाते हैं तो ले पहुंच के आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर भी जब आप हाई पासेस पे चढ़ते हैं, जैसे हिमाचल में एक पास है बारालाचला जिसपा के आगे जाके, तो वहाँ पे जब आप हाइट पे जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर आप बारालाचा के बाद फिर आप नीचे उतरते हैं, फिर आप आगे जाने के बाद फिर नकीला पास आता है और इस तरह से और भी पासेस आते हैं। तो इन पासेस को पार करते हुए आप लेह पहुंचते हैं। लेह पहुंच के फिर आपको चाहे आप रोड से जाएं या फिर बाय एयर जाएं, आपको एक्लिमेटाइज होने के लिए मिनिमम 1 दिन तो रुकना ही पड़ता है। हमने ऐसा नहीं किया इस बार, पर क्यों नहीं किया इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद वहां से बिल्कुल जैसे आप बाय एयर उतर के पहले जाते हैं नुब्रा, तुर्तुक जाते हैं, फिर आप तुर्तुक से नुब्रा आते हैं, नुब्रा से फिर आप पैंगोंग लेक जाते हैं, पैंगोंग से पैंगोंग लेक में अगर आप स्टे करना चाहते हैं, स्टे करके नेक्स्ट डे आप सो मोरिरी जा सकते हैं। हानले को मैंने इस ट्रिप से बाहर रखा है क्योंकि मैं खुद वहाँ नहीं गया हूँ। तो वहाँ से फिर चांगला पास होते हुए अगर आप मान लीजिए पैंगोंग लेक से वापस आते हैं, चांगला पास होते हुए वापस आ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, नुब्रा जाते हुए आपको बीच में माइटी खारदुंगला पास भी पड़ता है। बहुत से लोगों का ये मिथ है, कहना है और ये मिथ है एक्चुअली कि खारदुंगला पास जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। ऐसा नहीं है, अभी और भी हैं जो पासेस खुल चुके हैं। तो इसका करीब 11th नंबर आता है। इवन इससे भी कुछ फीट ऊंचा है चांगला पास, जो पैंगोंग लेक से वापस आते समय आपको लेह वापस आते समय पड़ता है। तो ये सब चीजें, फिर आप ये पूरा कंक्लूड करके आप चाहें तो 2 रूट ले सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में मैंने दिखाया है कि आप मनाली की से जाते हैं, मनाली जाते हैं ले, और सारा अपना ट्रैवल करके पूरा करके और जितना भी आपको वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना है और जगह देखनी है वो सब देख के और वापस आप मनाली साइड से आ जाए, जो इस बार हमने किया।
ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 है कि आप मनाली वाया मनाली जाते हैं और वापसी जो करते हैं वो आप सर्किट पूरा करते हैं कारगिल और श्रीनगर होते हुए, इस तरह से आप वापस आते हैं। या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से श्रीनगर और कारगिल होते हुए लेह पहुंच सकते हैं, पर इसमें पूरे 4 दिन लगते हैं और इसमें आपको रास्ते भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप रास्ते को कंपैरिजन करते हैं तो अगर मनाली से लेह का रास्ता और दिल्ली से लेह वाया श्रीनगर, इन दोनों में अच्छा रास्ता तो ऑफ कोर्स श्रीनगर वाला है, बट उतना एडवेंचरस नहीं है। तो जो एडवेंचर सीकर होते हैं वो शुरुआत करते हैं मनाली की तरफ से। आप अदर वे राउंड भी जा सकते हैं एंड वापस मनाली से आ सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 है कि आप श्रीनगर साइड से जाइए और मनाली साइड से आ जाइए, या फिर श्रीनगर साइड से ही जाइए, श्रीनगर साइड से ही वापस आ जाइए। सो बहुत सारे ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो है कि ऑप्शन क्या लेना चाहिए और कितने दिन लगेंगे। तो हमने जो ऑप्शन लिया था वो लिया था ऑप्शन 1, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से हमने एक्लिमेटाइज करने के लिए भी हम लेह में नहीं रुके थे। एंड मेरा प्लान जो था वो 2 से 12 जून तक का था 2022। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो है हाउ मेनी डेज। तो मैं बोलूंगा इट डिपेंड्स। लेह लद्दाख जब आप ट्रैवल करते हैं तो अनलाइक एनी अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसमें आपको टाइम लगता है। दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी, है ना। सो एडवेंचरस भी है और टेरेन भी ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको डेफिनेटली, कुछ लोग सिर्फ लाइफ में एक ही बार जाते हैं, मैं 4 बार गया। कुछ लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ की ब्यूटी देख के मैस्मराइज होके आते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं अगले साल जाना है, नेक्स्ट ईयर जाना। तो एक पैशन सा बन जाता है, एक नशा सा है वहाँ जाना। अब लोग पूछते हैं कितने दिन, तो आप कितने दिन रहे वो कम है, बट यस आइडियली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बाय एयर अगर आप जाते हैं तो 8 to 9 क्लियर डेज चाहिए आपको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए लेह लद्दाख। और अगर आप ड्राइव करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ड्राइविंग टाइम भी चाहिए, तो 12 to 14 कैलेंडर डेज क्लियर चाहिए कि इतने दिन तो हमारे होने चाहिए। और वहां पे आप जब जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क नहीं होता है, तो आप बिल्कुल दुनिया से एक तरह से कटे हुए से रहते हैं। ऑल दो लेह में नेटवर्क है, सब कुछ है, नुब्रा में भी आपको मिल जाता है, बट ऑन द वे बहुत जगह आपको इंटरप्शन देखना पड़ता है। खास करके अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो मनाली से और लेह के बीच में लगभग 200-300 किलोमीटर के करीब का जो वो पैच है उसमें आपको नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन ही बहुत कम है वहाँ, बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। और जो लोग मिलेंगे वो बिल्कुल लोकल लोग मिलेंगे और वो भी खोजने से मिलेंगे आपको। तो वहाँ बिल्कुल ही हैबिटेट नहीं है, तो आपको ये सब बातों का ध्यान रख के जाना पड़ता है। तो अच्छा है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपने काम को कंप्लीट करके, कंक्लूड करके और इसकी प्लानिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि लेह लद्दाख यूं उठे और ऐसा प्लान किया और तुरंत फ्लाइट की टिकट मिल गई और चल पड़े, दिस इज नॉट डन। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, खास करके जब आप चाहते हैं कि इनर लाइन में आप सारा तुरतुक जाएं, नुब्रा जाएं, पैंगोंग जाएं, हानले जाएं या फिर पैंगोंग लेक जाएं, आपको बहुत 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 तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। और खास करके अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो माय गॉड और भी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके। सो ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन को आपको बिल्कुल ही कंप्रोमाइज नहीं करना। एक्लेमेटाइजेशन के लिए आपने रुकना ही रुकना है, इस बात का आप ध्यान रखें। लेह में आपने रुकना है। फिर लोग पूछते हैं कि कौन सी कार बेस्ट रहेगी हमारे लिए, किस कार से जाना चाहिए अगर हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि कोई भी कार वहां आप लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, नेचर के साथ आप फाइट नहीं कर सकते हैं। सो ओवर कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑन दिस ट्रिप। कोई भी कार जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, आई थिंक 185-187 से ऊपर है, वो आप लेके जा सकते हैं। मैं लेके गया था अपनी प्यारी सी MG हेक्टर, जो मैंने स्पेशली 2020 में जनवरी में मैंने बाई की थी, इसको परचेज किया था और सिर्फ लेह लद्दाख ट्रिप के लिए इसको
परचेज किया था, क्योंकि मैं इतना पैशनेट हूँ उस एरिया को लेकर। सो मैं चाहता था कि मैं MG हेक्टर को वहाँ पे दौड़ाऊँ और सारा एरिया कवर करूँ, और टच वुड इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया इस ट्रिप पे। तो कोई भी कार आप लेके जा सकते हैं। मैंने सुना है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, बट मैंने सुना है कि टाटा नैनो लेके भी कोई चला गया है। अब आपको लगेगा कि इतना डिफिकल्ट टेरेन, फिर टाटा नैनो या फिर ऑल्टो कैसे जा सकती है ना। अगर आप जून में जाते हैं या मई के लास्ट में जाते हैं सपोज, तो उसमें क्या होता है, उस समय ग्लेशियर्स पिघले नहीं होते हैं, तो आपको रास्ते में पानी वाले रास्ते नहीं मिलते हैं, तो गाड़ी के डूबने का या बहने का खतरा नहीं होता है छोटी गाड़ियों में, तो आप उसको पार कर जाते हैं। यही आप अगर जुलाई में करना चाहें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सिंपल सी बात है, थंब रूल है, अगर आप बड़ी गाड़ी SUV लेके जाते हैं, पावरफुल गाड़ी लेके जाते हैं, आपको आसानी होगी ड्राइव करने में और बैंड पैचेस को पार करने में। छोटी गाड़ी लेके जाते हैं, डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग स्किल उसको कंपेंसेट करेगी, क्योंकि गाड़ी में इतनी ताकत नहीं होगी और आपको अपनी ड्राइविंग स्किल से उन रास्तों को पार करना होता है। एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो नोट करने की, कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ आपके लिए कम होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर आप इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। गाड़ी के लिए भी, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और आप देखेंगे जब आप उस हाइट पे जाते हैं तो गाड़ी पे आप फुल रेस दे के बैठे हो और फिर भी गाड़ी टच से मस नहीं होती कभी कभी इंक्लाइन के ऊपर। ऐसा होता है, गाड़ी की पावर डेफिनेटली कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अराउंड 14 to 1500 सीसी की गाड़ियां, इट्स गुड टू गो। चल, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टे ऑप्शंस क्या है। तो कुछ एक स्टे ऑप्शंस हैं, आपको मैं बता देता हूं। वैसे इसका एक बहुत अच्छा मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप स्टे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि जिस्पा में अगर आप रुकते हैं, देखिए मनाली तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मनाली तक सबको पता होता है और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होटल आपको मिल जाते हैं मनाली के अंदर, ठीक है। और उससे पहले भी आप अगर रुकना चाहें तो मंडी है या बिलासपुर है या इवन रूपनगर है, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। आज की डेट में मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि जब आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो प्लीज डोंट एक्सर्ट योर बॉडी और एक दिन में इस सफर को ना करें। मनाली पहुंचने के लिए आप 2 दिन का टाइम दें या 1.5 डे का। सो पहले आप स्टे करें चंडीगढ़ के आसपास, कहीं भी स्टे कर सकते हैं, आप तो बिलासपुर, चंडीगढ़ और बिलासपुर के बीच में, और उसके बाद बिलासपुर से आगे आप अपनी नेक्स्ट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि रास्ते में बहुत सारा काम चल रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं, टनल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। मनाली जाना आज से डाउन द लाइन 3-4 साल बाद अगर जाते हैं बहुत ही आसान हो जाएगा। आज की डेट में इट्स अ चैलेंज। आप एक दिन में चाहें तो दिल्ली से मनाली, अगर आप बहुत लकी हैं और आपको जाम नहीं मिला तो कभी जा सकते हैं, अदरवाइज वहाँ 15-15 घंटे का जाम लगा होता है रास्ते में, मंडी और मनाली के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कि स्टे ऑप्शंस क्या है। जिस्पा में अगर आप जाते हैं तो जिस्पा में याक होटल है, पद्मा लॉज है, जिस्पा हाउस है, इबेक्स होटल है और बहुत सारे आपको होम स्टेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट प्लीज माइंड इट, मैं इस चैनल पे किसी भी होटल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी होटल को डिवैल्यूएट कर रहा हूँ। सो मैंने जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हो वो बिल्कुल टॉप से बॉटम की तरफ है, ठीक है। सो याक होटल में ठीक है, अच्छा स्टे है, लोग बहुत अच्छे हैं वहां पे, वहां रहना अल्टीमेट। पद्मा लॉज उसके ठीक सामने पड़ता है, तो वो बल्कि वाघा रिवर के बिल्कुल करीब है, तो पद्मा लॉज इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। अच्छे रूम्स हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। जिस्पा हाउस है, एक प्राइवेट हाउस है, वहां पे अगर आप चाहें तो आप फोन करके वहां पे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इबेक्स होटल इज द लास्ट विच आई वुड लाइक टू प्रेफर। इबेक्स होटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको पानी भी चाहिए तो अपने रूम से, और 3rd फ्लोर पे अगर आप रह रहे हैं तो रूम से उतर के पानी लेने के लिए भी नीचे आना पड़ता है। रूम में इंटरकॉम नहीं है, सर्विस पुअर है, फूड एवरेज है, प्राइस ओवर प्राइस्ड, हाईली ओवर प्राइस्ड है। सो ये सब देखते हुए मैं इबेक्स होटल आपको लास्ट ऑप्शन रिकमेंड करूंगा। और अदर होम स्टेज हैं, और उसके बाद भी ये कम नहीं है, इसके बाद आपको टेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। मैं हमेशा टेंट को अवॉइड करता हूँ, उसका रीजन है, अब
जाते समय ही अगर आप जैसे जिस्पा में आप 0 डिग्री में होंगे, मैं गया था तो -2.7 डिग्री था वहाँ पे जून के महीने में। अगर आप वहाँ इतने कम टेम्परेचर में शुरुआत में जाएंगे और आप बीमार पड़ गए या आपको मान लीजिए फ्लू या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे अच्छा है कि आप अच्छे स्टे ऑप्शंस चूज करें और ब्रिक हाउस वाले ऑप्शंस चूज करें। नेक्स्ट आता है कि आपको लेह में कहाँ रुकना चाहिए। लेह में बहुत सारे होटल्स हैं, लद्दाख सराय है, नालंदा सराय है, नालंदा लद्दाख है, स्पिक एंड स्पान, लद्दाख रिट्रीट, जिन लद्दाख, ये सब टॉप प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें आपको एकोमोडेशन थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है क्योंकि हमेशा फुल रहते हैं, यहाँ हमेशा आपको इसमें वैकेंट रूम्स बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। तो इसका भी एक तरीका है जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कैसे वहाँ के रूम्स बुक करें। और वहाँ भी होम स्टेज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सांगेले पैलेस है और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। फिर आता है हुंडर या नुब्रा में कहाँ पे रहना चाहिए। तो नुब्रा में आप हमेशा हुंडर को प्रेफर करें, नॉट डिस्ट्रिक्ट। हुंडर में क्योंकि आप जाते हैं तो हुंडर में आप क्या करते हैं कि हुंडर में डबल हम कैमल होते हैं, उनकी राइड होती है, वो भी आप कर सकते हैं हुंडर में। और डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दूर पड़ेगा वो आपको, या पैनामिक साइड से आपको बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा, तो इट्स बेटर दैट यू स्टे इन हुंडर। और हुंडर में रुकने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मिस्टिक मेडोज, दिस इज द टॉप प्रॉपर्टी विच आई लाइक। मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा ये मिस्टिक मेडोज है कैसा, मैं पूरा आपको टूर करा के रखूंगा, ठीक है। सो मिस्टिक मेडोज अर्थ होम्स ये है जहां पे आप स्टे कर सकते हैं, या फिर हुंडर सराय में स्टे कर सकते हैं, या फिर अदर्स हैं, होम स्टेज हैं, बहुत सारे होम स्टेज हैं जिसके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और नेक्स्ट है पैंगोंग सो पे कहाँ पे रुके। तो पैंगोंग सो में आप रुक सकते हैं पैंगोंग सराय में जो मान विलेज में है, और बॉर्डर के कुछ नजदीक पड़ता है ये। वहां से कुछ ही दूर आगे 7-8 किलोमीटर आगे जाने पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको फिंगर फोर का एरिया भी दिखेगा, तो वहां रह सकते हैं। या फिर बहुत सारे कॉटेजेस हैं, या फिर आपको टेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं जो कि शूटिंग पॉइंट पे हैं, जहाँ पे आपने याद होगा कि ये 3 इडियट्स के जो है इसका क्लाइमेक्स शूट हुआ था, आमिर खान ने किया था। आमिर खान को भी शायद लेह लद्दाख शायद बहुत पसंद है। लाल सिंह चड्ढा का भी उन्होंने शायद उधर कुछ किया था, क्लाइमेक्स सीन लास्ट ईयर जब हम गए थे तो उसमें चल रहा था सब कुछ। तो वहाँ पे पैंगोंग सो में आप वहाँ पे कॉटेजेस या टेंट में रह सकते हैं। अगेन मैं प्रेफर करूंगा, पैंगोंग सो पे माइनस डिग्रीज होते हैं, प्लीज डोंट ट्राई टू स्टे इन टेंट्स, क्योंकि ये मेरा पर्सनल टेक है, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी वहां रहना चाहें। कॉटेजेज होते हैं, और कॉटेजेज जो होते हैं वो प्लाई के बने होते हैं और वो थोड़े गर्म होते हैं, तो आपको रात में सेफ रखते हैं, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट को आप इंगेज कर सकते हैं और स्टे के सारे ऑप्शंस आप उनसे करवा सकते हैं। तो आप अपनी फ्लाइट टिकट करिए और रेस्ट एवरीथिंग, चाहे वो लोकल ट्रिप हो या फिर आपके ऑप्शंस हो, ये वो आप चूज कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ चाहिए, वो अकॉर्डिंगली, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन पे कहीं भी ये ना दिखे, सारे सोल्ड आउट दिखें, बट उनके पास जो आपके ट्रेवल एजेंट होते हैं उनके पास जरूर ये ऑप्शंस होते हैं कि आपको वो कुछ प्रोवाइड करें, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट आता हूं कि हमारे ट्रिप प्लानर कौन है। मैं जब भी गया हूं लेह लद्दाख तो मैंने इनकी हेल्प ली है। इनका नाम ही है लाइफ टाइम ट्रिप एंड दे आर ऑसम, जस्ट ऑसम। आपको लेह लद्दाख ट्रिप करनी है, आप सिर्फ टिकट कराइए और बाकी सारा जिम्मा इन पे छोड़ दीजिए। A to Z आपको सारा ये प्लान करके आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, आपके लिए गाड़ी का इंतजाम, A to Z सब कुछ आपके लिए कर देंगे, और अच्छे से अच्छा एकोमोडेशन, एंड दैट टू, जैसे मैंने बोला, दैट टू इनके पास इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आपको ऑनलाइन पे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। आप जो होटल सेलेक्ट करते हैं वो आपको पता नहीं होते हैं कैसे होंगे, क्या कंडीशन से वहां पे जाके। हो सकता है आप नुब्रा में ऐसे होटल में या ऐसे सराय में रुक जाएं जहां पे रात को 9 बजे के बाद लाइट ही नहीं आती, ठीक है, क्योंकि रात के 9 से सुबह की 6 बजे तक लाइट नहीं होती। हो सकता है वहां पे गर्म पानी का आपको ऑप्शन ना मिले। आप इनसे बात करेंगे, इनको सब पता होता है
और ये आपके लिए बेस्ट एकोमोडेशन देते हैं जहाँ पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा होता है जैसे दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, तो बट नेचर के बीच में। तो मैं जहाँ पे रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने प्रेफर किया वो है मिस्टिक मेडोज, ये आप नाम याद रखिएगा। और आप इनसे टच में आ सकते हैं www.alifetimetrip.com, इनको आप मेल कर सकते हैं info@alifetimetrip.com पे, ठीक है। और ट्रस्ट मी, दे आर द बेस्ट। नेक्स्ट आते हैं थिंग्स टू कैरी। आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, उस पर आपको पता चला होगा क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए। मैंने 4 सेक्शन में इसको कैटेगराइज कर दिया है, 4 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लॉथिंग वार्म होना चाहिए और लेयर्ड होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है लेयर्ड क्यों होना चाहिए, सो दैट कि आप जैकेट वगैरह उतार सकें या स्वेटर वगैरह उतार सकें अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, या कहीं ठंड में चले गए और स्नोफॉल हो रहा है या स्नो है बीच में, तो आप मे बी अपने ग्लव्स भी पहन सकते हैं, मफलर भी ले सकते हैं। सो ये लेयर्ड क्लॉथ्स में आप कुछ भी पहन के फिर अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं माहौल के हिसाब से। इसलिए क्लॉथिंग हमेशा वार्म और लेयर्ड, भले ही जून का महीना हो, डजंट मैटर एट ऑल। पैंगोंग लेक पे रात में आपको -डिग्री में ही रहना होगा, ठीक है। ओके, फूड ऑप्शंस अपने साथ जरूर कुकीज कुछ ले जाएं जो आपको पसंद हो, जो खराब ना होते हो। ड्राई फ्रूट ले जाएं। पानी है, पानी तो हम खुद अपने ले गए थे यहाँ से 40 लीटर पानी हमने, बिस्लरी की बोतल हमने अपने साथ रख ली थी 40 बॉटल्स, और वो हम लेके गए थे। और खास करके ये बॉटल्स जो है, और एक डस्टबिन अपने साथ जरूर रखें। और गाड़ी में ही, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश करें कि जितना भी आप कंज्यूम करते हैं आइटम, उसके जो रैपर्स होते हैं या बॉटल्स होते हैं, उसको आप अपने डस्टबिन में जमा करें। और जब भी आप किसी जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पे जाके इसको डंप करें। हिमालयस को क्लीन रखें, क्योंकि आज आप क्लीन रखेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन जब जाएगी तो उसको सब कुछ क्लीन मिलेगा। आज आप गंदा करेंगे और थोड़ा थोड़ा गंदा करते रहेंगे और सब लोग ऐसे करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में रहने लायक जगह, घूमने लायक जगह नहीं रह जाएगी वो। तो इसका हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने साथ खाने की चीजें जब ले जाते हैं तो पानी भी आप कैरी कर सकते हैं, वैसे पानी हर जगह मिलता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड हमने अपने साथ ही रखा कि हमें दुकान पे बार बार रुकना ना पड़े, टाइम सेविंग होती है इससे। चिप्स वगैरह रखना है, स्नैक्स रखने हैं, कोल्ड ड्रिंक कैंस रखने हैं, जो भी रखना है आप रख सकते हैं। मेडिसिन आप कैरी कर सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन जरूर ले लें जो आपको हमेशा प्लेन्स में भी जरूरत पड़ती है। O2 कैंस ले लें अपने साथ, ऑक्सीजन के कैंस कुछ ले लें। हम 6 कैन लेके गए थे, हालांकि हमें एक की भी जरूरत नहीं पड़ी, और एक हमने निकाला पैंगोंग लेक पे, लेकिन वो भी किसी की हेल्प करने के लिए। इस ट्रिप पे हमेशा ये होता है कि आप दूसरे की हेल्प करें। तो सर्विस बिफोर सेल, ये पहला रूल होता है ऐसी जगहों पे जाने का, क्योंकि आप जब किसी की हेल्प करते हैं आपके लिए भी यही लोग सोचेंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ गए, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, कोई मैकेनिक नहीं है 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक, कौन हेल्प करेगा। अकेले आप अगर एक पंचर भी बनाना चाहें तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ऐसा लगेगा जैसे आप स्पेस में और स्पेस सूट पहन के और कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट होता है। शरीर काम नहीं करता है वहाँ पे, ऑक्सीजन कम होने की वजह से दिमाग काम नहीं करता है। आपको अपने सेंटेंसेस को, किसी को कुछ कहना होता है तो वर्ड्स को फ्रेश करने पड़ते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं, चैलेंजिंग है बट वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, काउंटर एएमएस टैब्स हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार बात करके जाएं। और काउंटर एएमएस टैबलेट्स जैसे एक हम जो लेके गए थे वो डायमॉक्स 125 लेके गए थे, और हमने मनाली से उसको मॉर्निंग इवनिंग खाना शुरू किया। 2 दिन हमें खाना पड़ा, उसके बाद हम बिल्कुल क्लियर थे। तो अपने डॉक्टर से बात कर लें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, हम नहीं किया। उसके बाद आप बीपी की मशीन हो, अगर किसी को बीपी की शिकायत है तो वो मशीन अपने साथ में रख सकते हैं। और बेबी ऑक्सीमीटर रख सकते हैं साथ में, अगर आपको ऑक्सीजन देखना हो कहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारा बेसिक टूल किट हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है। बेसिक टूल किट में पंक्चर किट जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं तो पंक्चर किट होना चाहिए, टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए, ये तो मस्ट टू हैव है। उसके बाद जेरिकेन होना चाहिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा पेट्रोल आपको कैरी करना है तो डेफिनेटली, बट इसका ध्यान रखें कि अटल टनल को जब आप पार करते हैं तो आप अपने साथ पेट्रोल कैरी करके
जेरिकन में नहीं ले जा सकते, तो अच्छा है कि आप टांडी में या फिर उसके आगे केलांग में जाके वहाँ पे केलांग के आसपास वही टांडी, वहाँ पे आप जो है पेट्रोल भरवा सकते हैं और एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर सकते हैं। हमें भी ज़रूरत पड़ गई थी एक्चुअली आते हुए, जब हम पेंगोंग लेक से जब हम ले वापस आ रहे थे तो चांगला पास से उतरते हुए काफ़ी जाम लगा हुआ था, तो वहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमने जेरिकन से फिर पेट्रोल डाला था वहाँ पे, तो वो भी कैरी कर सकते हैं। बेसिक टूल्स आपके पास जरूर होने चाहिए, जैसे प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, या फिर जो भी आप सोच सकते हो। मैंने अपना स्विस नाइफ कैरी किया था। स्विस टूल किट होता है, उसमें नाइफ भी होता है, स्क्रू ड्राइवर भी होता है, सब कुछ होता है, तो वो मेरे पास था। उसके बाद एमसील जरूर होना चाहिए, जस्ट इन केस कहीं से लीकेज हो गाड़ी में, उसको आप फिक्स कर सकें। फेविक्विक होना चाहिए, कुछ टूट फूट जाए फेविक्विक से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। और ओल्ड न्यूज़पेपर जरूर कैरी करें अपने साथ। ओल्ड न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है वो बात बताऊंगा। टिश्यू पेपर तो नहीं होने चाहिए, कुछ प्लेट्स हैं, कुछ कटलरीज हैं, अगर आप रख सकें अलॉन्ग विद द डस्टबिन डेफिनेटली। सो ये सब आप कैरी जरूर करें। ओके, सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैप्चर द मोमेंट। जब आप वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रिप पे जाते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार इसको कैसे कैप्चर करके और हमेशा के लिए रखें। डेफिनेटली अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपके पास फ़ोन होते हैं, अपने फ़ोन से आप पूरा शूट कर सकते हैं या फिर फ़ोटो ले सकते हैं और अपने आर्काइव में रख सकते हैं उसको हमेशा। जो आप रेफर करेंगे, जो आप आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे वो यहाँ पे गए थे, तो वीडियोस भी बनाना एक अच्छा आइडिया है। तो मैंने जो किया था, मैंने बहुत इंटेंशनली एक मैंने जो है एक तैयारी की थी इसके लिए। DSLR मैंने कैरी किया था, Canon 7070, एंड दिस इज 18-135 mm, नॉट, ये गलत लिखा हुआ है, प्लीज इसको रेफर ना करें। दिस इज 18-135 mm लेंस। इसके साथ मेरा Canon 7070 था, ये है Canon 7070 विद लेंस जो है वो 135 mm है। उसके बाद GoPro Hero 10, ये है जो मैंने कैरी किया था, और इसको मैंने कैरी किया था अपने साथ। तो कभी बाहर निकल के भी वीडियो बनाना होता तो बनाते थे, या सबसे बेस्ट आइडिया था कि इसको मैं डैश कैम की तरह यूज करूँ। ऑल्दो मेरे पास डैश कैम पहले से था, MG हेक्टर का जो डैश कैम आता है वो भी लगा हुआ था, बट उसकी क्वालिटी लाइफ लॉन्ग वो चल नहीं सकती है और वो ओवरराइड करता रहता है, तो यू नेवर नो कि वो कब ओवरराइड हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक GoPro रखा था, इसको मैंने पैंगोंग लेक के अंदर भी डाल के, और क्योंकि वाटर प्रूफ होता है और उसके अंदर का भी जो है पूरा सीन वो कैप्चर किया हुआ है, और उसके साथ हमने टाइम लैप्स वीडियोस वगैरह भी लिए हुए हैं इससे, जो आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है कि सेल फोन तो है ही आपके पास, कोई भी स्मार्टफोन है जो आप प्रेफर करते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। एक्सटर्नल माइक, ये मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, और इसका एक रीजन है। जो आपके DSLR में होता है या फोन में होता है, जो माइक्रोफोन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। डेफिनेटली एक्सटर्नल माइक्रोफोन हो तो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होती है, ऑफ कोर्स अच्छी होगी। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा Sennheiser, बिकॉज Sennheiser ऑडियो फॉर वीडियो सेगमेंट में बहुत ही स्ट्रांग है, कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। एक दो प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो मैंने एक टेबल बना लिया है कि क्या क्या प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो या इनमें से क्या क्या ले सकते हो। जैसे गैजेट मेरा है, अगर DSLR है तो DSLR के लिए मैंने क्या चूज किया था। GoPro के लिए मुझे कोई भी कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज एक्शन कैमरा है और इसकी ऑडियो इट्स ओके फॉर मी। गैजेट मैंने जब DSLR चूज किया तो मैंने सोचा वायर्ड यूज करूं या वायरलेस, कैसा माइक्रोफोन एक्सटर्नल होना चाहिए। मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, MKE 200 ले सकता था या MKE 400 ले सकता था, या फिर एक स्टीरियो माइक्रोफोन ले सकता था जो MKE 440 है। सो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा है कि कभी कभी मैं दूर भी जाया करूंगा, तो हो सकता है कि इसकी कवरेज DSLR पे उतनी अच्छी ना मिले, तो मैंने वायरलेस चूज किया इसके लिए। और वायरलेस में जो सबसे पहली मेरी चॉइस है दैट इज AVX वायरलेस इज अल्टीमेट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका आप रिसीवर देखेंगे, बहुत ही छोटा सा ये क्यूट सा रिसीवर है इसका, और ये डायरेक्टली आपके DSLR में कनेक्ट हो जाता है। और इसके ट्रांसमीटर भी बेल्ट पे ट्रांसमीटर होता है,
वो छोटा सा है जो आप लगा के अपने बेल्ट पे माउंट कर सकते हैं उसको। और 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बेल्ट पैक और इसको, ये है कॉलर माइक जो कि आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और इसको पॉकेट में रख के और फिर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन था। अगर कभी कभी होता है कि लोगों को ये कॉलर माइक पसंद नहीं है तो इवन हैंड हेल्ड भी यूज कर सकते हैं। ये कॉम्बो सेट आता है, कॉम्बो में भी आता है, आप सिंपल सेट करना चाहे वो भी मिलेगा। एक टाइम में एक ही कोई ट्रांसमीटर या माइक्रोफोन यूज कर पाएंगे, या तो इसको यूज कर पाते हैं या फिर आप कॉलर माइक यूज कर पाते हैं। बट इसकी क्वालिटी ऑसम होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और डिजिटल माइक्रोफोन है ये, सो ये यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सेल फोन पे हम क्या यूज कर सकते हैं। सेल फोन पे वायर्ड माइक्रोफोन ही अच्छे होते हैं, बिकॉज सेल फोन हमेशा आपके हाथ में होता है, या आप स्टैंड पे लेके इसको आप ब्लूटूथ स्टिक पे या ऐसे शूट करते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप वायर्ड माइक्रोफोन यूज करें। और MK400 मोबाइल किट इज द बेस्ट सोल्यूशन मेरे हिसाब से। या फिर एक्सेस लैब मोबाइल यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सेस लैब USB-C मोबाइल किट यूज कर सकते हैं। यूनिक एडवाइस, जब आप पेंगोंग लेक पे स्पेशली जाते हैं, मालूम में वो बिल्कुल रेगिस्तान है, सूखा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट, लकड़ियां नहीं मिलती। अच्छा है अपने साथ कुछ लकड़ियां घर से लेके जाओ, क्योंकि वहां पे आपको आग की जरूरत पड़ने वाली है। रात में आप ऐसे डिनर करने के बाद आपको चाहिए ही चाहिए, वहां पे कोई हीटर नहीं होता, गर्मी का कोई इंतजाम नहीं होता है, ठंड -डिग्रीज में होती है। तो आप अगर कैरी करके इस चीज को ले जाते हैं, नथिंग गुड लाइक दैट। और इसको हो सकता है कि आपको वहाँ पे फ्यूल निकालने में दिक्कत हो, या इसको जलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, तो अपने साथ बहुत सारा न्यूज़पेपर भी जरूर ले जाएं। न्यूज़पेपर से इसमें आप जो है बॉनफायर करके पूरी जो है पूरा आप इसका आनंद ले सकते हैं। सो अब आते हैं कि हमारा जो प्लान था वो लेह लद्दाख रोड ट्रिप वाया मनाली 2 से 12 जून 2022। इसका जो पहला एपिसोड है, हम कैसे निकले यहाँ से 2 जून को और कहाँ पे रुके, फिर हमने क्या किया, कैसे किया, और सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में भी आपको हम देते रहेंगे। ऑन द गो वीडियो के अंदर भी हमने बहुत कुछ बोला है, तो उसके साथ हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आया है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं अभी लेह लद्दाख ट्रिप के। तब तक के लिए